हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो बच्चों आज की क्लास हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आपका एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, दैट इज लीवरेज। राइट, लीवरेज। आपने सुना होगा इस चैप्टर के बारे में कुछ भी? अच्छा, अभी आपको सब कुछ इसके बारे में बताते हैं, पर उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंस बता दूं। राइट, इंपॉर्टेंस ये है कि जनरली ये चैप्टर एग्जाम में आ जाता है। राइट, आप एग्जाम में मान के चलिए कि ये चैप्टर 5 to 10 मार्क्स के बीच में एग्जाम में जनरली आ जाता है। सो इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर। राइट, दिस इज ऑल्सो द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर, मतलब बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम पूरे के पूरे एफएम के अंदर बहुत सारे बेसिक टर्म्स यूज करने वाले हैं, और जितने भी हम लोग बेसिक टर्म्स यूज करने वाले हैं वो सब कुछ हमारे इस लीवरेज चैप्टर के अंदर कवर होते हैं। राइट, सो मेनली हम इस चैप्टर के अंदर बेसिक्स ऑफ एफएम पढ़ने वाले हैं। लीवरेज चैप्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए हम इस चैप्टर को आगे करने जा रहे हैं। राइट, तो बच्चों कैन वी स्टार्ट दिस? राइट, लीवरेज। बच्चों छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे लीवरेज। अगर आप मुझे कहेंगे कि सर आप इस लीवरेज का मीनिंग बता दीजिए, तो मैं आपको मीनिंग बताऊंगा इसका। लिखेंगे दैट बेनिफिट और लॉस बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम एक्सपेंस। और बच्चों इस सम एक्सपेंस की जगह पर जनरली हम लोग यहां पर बात करते हैं फिक्स कॉस्ट के बारे में। जनरली हम लोग फिक्स कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, मींस हम किसी एक पर्टिकुलर फिक्स एक्सपेंस की बात कर रहे हैं कि उस फिक्स कॉस्ट के इन्वॉल्वमेंट के कारण से हमारी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। राइट, तो बच्चों हमने कहा दैट बेनिफिट और लॉस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि बेनिफिट और लॉस ऑन प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम एक्सपेंस। और बच्चों यहां पर सम एक्सपेंस का मतलब किस चीज से? मेनली फिक्स कॉस्ट का। राइट, सो बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड लीवरेज। राइट, बच्चों आप क्या बता सकते हैं कि जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे, जब आप क्वालिफिकेशन ले लोगे, तो इस प्रोफेशनल बनने के बाद आप क्या करना पसंद करोगे? आप जॉब करना पसंद करोगे या फिर प्रैक्टिस करना पसंद करोगे? क्या कहते हो? जॉब और प्रैक्टिस। तो आपने मुझे आंसर दिया जॉब। राइट, आपने आंसर प्रैक्टिस नहीं दिया। राइट, तो कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जो कहते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस करना चाहेंगे। राइट, देखो जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो छोटे बच्चे को हमेशा पूछा जाता है कि बेटा क्या बनेगा। मुझसे भी पूछा गया था कि बेटा क्या बनेगा बड़ा होके, तो मैंने हमेशा कहा था कि पापा मैं पायलट बनूंगा। राइट, क्योंकि उस समय लिमिटेशंस का नहीं मालूम होता कि लिमिटेशंस क्या होती हैं, और हमारी अपनी डिजायर का भी नहीं पता होता कि हमारी डिजायर क्या है। राइट, पर हाँ उस समय तो हम कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। और हम अभी भी कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हम बड़े होके क्या करेंगे? प्रैक्टिस। अब जब वो प्रैक्टिस करने के लिए एक्चुअल में प्रोफेशनल बनने के बाद जाते हैं, तो उनको मालूम चलता है कि प्रैक्टिस के अंदर हमारी जो मुश्किलें हैं वो कौन कौन सी हैं। प्रैक्टिस करने के अंदर मुश्किलें सिर्फ इतनी सी हैं कि जब तक आपको इतना काम नहीं मिल जाता जिससे कि आप अपने बिजनेस का और अपना खर्चा निकाल दें, तब तक आप लॉसेस में रहते हैं। राइट, आप कहोगे इसकी सर इसमें खर्चा क्या है? थोड़ा सोचो। अगर आपको अपना बिजनेस करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए आपको स्पेस चाहिए या नहीं? है ना, स्पेस ऑब्वियसली चाहिए। आप बिना स्पेस के तो बैठेंगे नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना ऑफिस यूज करना होगा। राइट, और ऑफिस या तो परचेज करोगे और या तो इसके लिए इसको रेंट पर लोगे। सो रेंट आपका एक क्या हो जाएगा? एक्सपेंस, खर्चा। और जो कि किस तरह का खर्चा है आपका, चाहे प्रैक्टिस में इनकम हो या ना हो, आपका ये एक्सपेंस होना तय है। राइट, अच्छा आपने ऑफिस ले लिया, ऑफिस लेने के बाद फिर आपने यहां पर काम करना शुरू किया, तो अगर कोई फोन आएगा, अगर कोई क्लाइंट आएगा, तो उसको सीधा आपसे मिलने आएगा या सबसे पहले उसको किसी रिसेप्शन से मिलना होगा?
रिसेप्शनिस्ट के, तो आपको यहाँ पर रिसेप्शन का खर्चा भी करना होगा, तो आपको यहाँ पर रिसेप्शन भी रखना होगा, राइट। ऑफिस बॉय से काम चल जाएगा, खुद पानी उठा के पी लोगे और ऑफिस किसी क्लाइंट को पिला दोगे? हमें हेल्पर भी चाहिए, राइट। वी नीड हेल्पर ऑल्सो, राइट। 1 और 2, कभी कभी एक बंदा छुट्टी पर चला जाता है, तो हमें कभी कभी 2 हेल्पर चाहिए होते हैं, 3 चाहिए होते हैं बाहर के काम के लिए, राइट। तो हमें 2-3 हेल्पर की भी जरूरत है। अच्छा, स्पेस है, रिसेप्शनिस्ट है, हेल्पर है, 2-3 पर से क्लाइंट आएगा, बिठाओगे कहां पर? यू नीड फर्नीचर ऑल्सो, तो आपको फर्नीचर भी खर्च करना होगा। यू नीड ऑल्सो द फर्नीचर, राइट। अब फर्नीचर भी लेना है, फर्नीचर में भी आपका फिक्स एक्सपेंसेस खर्च होगा, राइट। और इसके अलावा और सोचो, आप क्लाइंट के पास गए आए तो इसके लिए मेट्रो में चले जाओगे, बस में चले जाओगे, या कार वार भी चाहिए? कार भी चाहिए। अगर कार चाहिए तो ईएमआई कुछ पे करोगे या अपने आप खुद लोगे? ईएमआई लेनी पड़ेगी। मीन्स यहां पर भी ईएमआई ऑफ द कार, आप यहां पर लग्जरी के लिए नहीं, अपने ऑफिस वर्क की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो ये भी खर्चा करना होगा, राइट। तो मतलब बच्चों, हमारा बहुत सारा खर्चा फिक्स इन नेचर का होता है। मैंने कहा आपने यहां पर फर्नीचर लगा लिया, एसी लगा दिया, एसी लगाओगे गर्मी में, एसी चलाओगे भी या नहीं? ऑब्वियसली एसी चलाएंगे, तो वहां पर पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी अच्छा खासा आने वाला है। तो मतलब ये सारे के सारे खर्चे इतने होते हैं जिससे कि आपकी रेवेन्यू हो या ना हो, आपको इन सब के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। मैंने कहा सपोज करो बच्चों, ये सारा कुल मिला के खर्चा जो है वो 70-80,000 के आसपास का आता है पर मंथ। तो यानी कि 1 साल का खर्चा आपके पास कितने रुपीस का हो गया? 9 लाख, हाँ जी, 9,60,000। 9,60,000 का खर्चा आपको करना ही करना है 1 साल में। और बच्चों, यानी कि आपकी अपने बिजनेस से, अपनी प्रैक्टिस से रेवेन्यू एटलीस्ट 9,60,000 की होनी चाहिए, ताकि आपके बिजनेस से खर्चे चल सके, राइट। अब इसके बाद सोचो, जब आप अपने बिजनेस को शुरुआत करोगे तो मम्मी पापा से ही पैसे लोगे या अपने खर्चे अपने आप करोगे? अपने खर्चे अपने आप। तो अपने खर्चे अपने आप का मतलब ये हुआ कि 1 महीने के 40,000 50,000 रुपए के खर्चे हुए। अगर मैं मानूं तो 12 से मल्टीप्लाई करते हुए 6 लाख के खर्चे यहां पर भी हैं। तो मतलब हमारी इनकम 1 साल की कम से कम 15.6 लाख रुपीस होनी चाहिए। तो बच्चों, क्या आप 15.6 लाख रुपीस एक्सपेक्ट करते हो कि प्रैक्टिस में पहले साल के ही आप इतना अमाउंट अर्न करना शुरू कर दोगे? नो। बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान हो क्योंकि आपके फिक्स कॉस्ट के खर्चे हैं। काश ऐसा होता कि ये एक्सपेंसेस आपके ना होते, आपके ये सारे एक्सपेंसेस भी वेरिएबल होते। आपका लैंडलॉर्ड आपको कहता कि आप हमें रेंट पे कर दो 5%, जितना कमाओ 5% हमें पे कर दो। आपका जो रिसेप्शनिस्ट है, आपके जो हेल्पर है, वो कहते हैं कि 2% हमें पे कर दो, राइट। फर्नीचर है, ईएमआई पावर है, वो कहते हैं कि 5% हमें पे कर दो। कुल मिला के 20% इनको पे करना है। अब यहां पर अब आपको जॉब में जाने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि 100% जो हम कमाएंगे 20% इनका है, 80% हमारा ना हो। सीधा सीधा आप कहां पर घुस जाओगे? प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे। व्हाट आई मीन कि प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा आपको जो यहां पर परेशानी लग रही है वो किसमें है? फिक्स कॉस्ट में। हाँ, अगर आपको आपका काम 15.6 लाख रुपए का मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि फर्स्ट ईयर में आपके पापा से, आपके घर से, आपके रिश्तेदारों से या किसी आपके साथी से, दोस्त से इतना काम है जिससे कि आप इतना अमाउंट निकाल सकें, तो यहां पर प्रैक्टिस करना भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी क्या रिकवर हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट, राइट। सो व्हाट आई मीन, ये छोटा सा एग्जांपल है। ये छोटा सा एग्जांपल इसलिए दिया मैंने क्योंकि ये आपको अपने ऊपर समझ में आया, राइट। कोई भी बिजनेस, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, वो हमेशा जो बिजनेस है वो हमेशा बिजनेस में एंटर करने से पहले सोचता है तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचता है? फिक्स कॉस्ट के बारे में। ये आपके प्रैक्टिस से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट है। मैं आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट नहीं कहता। मैंने कहा आपको एक छोटी सी दुकान खोलनी है, एक छोटी सी शॉप खोलनी है। अब छोटी सी शॉप में भी शॉप का रेंट भी होगा, राइट। शॉप के रेंट के बाद यहां पर भी हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, और उसके अलावा यहां पर भी रिसेप्शन की जरूरत पड़ेगी, यहां पर भी फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, राइट। और उसके अलावा यहां पर भी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये सब जो खर्चे होंगे ये भी हमारे किस नेचर के होंगे? फिक्स कॉस्ट के नेचर के। और ये फिक्स कॉस्ट के नेचर के खर्चे ऐसे हैं जो कि
हर महीने आपको खर्च करने ही होंगे, चाहे तो शॉप में सेल हो या सेल ना हो। तो कोई भी बिजनेस हमेशा हमेशा अपने नए बिजनेस में एंटर करने से पहले, नए प्रोजेक्ट में एंटर करने से पहले बिजनेसमैन जो सोचता है, विचारता है, तो वो किस बारे में सोचता विचारता है? फिक्स कॉस्ट के बारे में, राइट। ये फिक्स कॉस्ट अगर एक बार रिकवर हो जाए तो बच्चों यकीन मानो, एक बार फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई तो उसके बाद तो जितना प्रॉफिट आता गया, जितनी रेवेन्यू आती गई, वो सारी की सारी आपकी अपनी इनकम बन जाती है। सोचो, अगर आपने 9.6 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट एक बार खर्च कर दी, राइट, और आपकी इनकम हुई 20 लाख। सपोज करो आपकी जो रेवेन्यू है, आपने जो फीस अर्न की है, वो फीस है 20 लाख रुपए की। 20 लाख में से सबसे पहले 9.6 लाख के तो ये गए, राइट। तो मतलब बाकी सब कुछ क्या है? इनकम, प्रॉफिट, जो कि आप अपने घर में ले जा सकते हो, राइट। अगर आपने 15.6 लाख रुपीस अर्न किए तो यहां पर 9.6 लाख पहले फिक्स कॉस्ट के गए, और यहां पर जो आपकी इनकम है वो इनकम यहां पर कितनी हो गई? देखो, यस प्लीज, डिफरेंस जो भी होगा, और ये डिफरेंस आपके पास है बेसिकली, यस प्लीज, 6 लाख रुपीस का, 6 लाख रुपीस का। अच्छा देखना एक बार, मैंने कहा बच्चों आपकी इनकम 15.6 लाख, तो आपकी इनकम कितनी? 6 लाख। अगर मैं कहता हूं कि आपकी इनकम 15.6 लाख से बढ़कर सपोज दैट कि 21.6 लाख हो गई है, सपोज, राइट, तो इनकम सिर्फ और सिर्फ कितनी इंक्रीज हुई? ध्यान दो, 15.6 लाख एंड माइनस 21.6 लाख। मैंने कहा आपकी इनकम इंक्रीज हुई 6 लाख, और आपकी पर्सनल इनकम भी कितनी इंक्रीज हुई? 6 लाख। यानी कि आपकी पर्सनल इनकम 6 लाख से और 6 लाख बढ़ गई, यानी कि आपकी पर्सनल इनकम डबल हो गई, जबकि आपकी जो रेवेन्यू है वो डबल नहीं हुई, राइट। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है, जो हम पहले रिकवर कर चुके हैं, वो बार बार रिकवर नहीं करनी होती। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। मैंने कहा बच्चों देखो, फिक्स कॉस्ट का जो अमाउंट है ये 9.6 लाख का है, अबाउट ऑल दिस अमाउंट, राइट। ये 9.6 लाख का है। यहां पर सपोज करो कि आप जो फीस अर्न कर रहे हैं, सपोज करो दिस इज 15.6 लाख, और अब इनका जो डिफरेंस होगा ये आपकी इनकम होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? एंड द इनकम इज रुपीज हाउ मच? 6 लाख, राइट। मुझे बता सकते हो कि आपकी जो इनकम है यहां पर 6 लाख, ये हमारे इस 15.6 लाख का कितना परसेंटेज है? या एक रुको, अच्छा परसेंटेज बता दो, परसेंटेज कितना है? परसेंटेज इनकम, परसेंटेज इनकम आपने बताई 38.46 लाख, राइट। और मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया, मैंने कहा ये हमारा केस 1 था। अब इस केस 2 में सपोज दैट कि आपकी इनकम 15.6 लाख से इंक्रीज हो गए 21.6 लाख इंक्रीज हो गए, राइट। तो यानी कि परसेंटेज चेंज, ये परसेंटेज चेंज कितना बच्चों? आप कहेंगे इनमें जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज 6 लाख। और जब भी हम परसेंटेज चेंज फाइंड करते हैं तो हमेशा बेस नंबर के रिस्पेक्ट से फाइंड करते हैं। तो 6 लाख डिवाइड बाय बेस नंबर इंटू 100, तो 6 लाख अपॉन 15.6 लाख इंटू 100, हाउ मच वी हैव? इट्स 38.46। तो बच्चों आपकी जो टोटल रेवेन्यू है वो कितनी इंक्रीज हो गई है? 38.46 लाख। अच्छा, क्या फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज आएगा? नो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का अमाउंट तो हमेशा सेम रहता है। तो अब आपकी जो डिफरेंस इनकम होगी दैट विल बी 12 लाख। और बच्चों बताओ कि इनकम में कितना परसेंटेज चेंज? आप कहेंगे टोटल चेंज है 6 लाख का, और इस 6 लाख को अगर मैं परसेंटेज की फॉर्मेट में फाइंड करूं, देन द टोटल परसेंटेज चेंज इज हाउ मच? ओह माय गॉड, ध्यान दो, रेवेन्यू में सिर्फ और सिर्फ 38.46 परसेंटेज का चेंज है, जबकि आपका जो इनकम है, आपका जो प्रॉफिट है, आपके घर में जो आप इनकम लेके जा रहे हो, दैट चेंज बाय हाउ मच? 100%। यानी कि ये आपकी इनकम पहले के मुकाबले से क्या हो रही है? डबल। आपकी इनकम पहले के मुकाबले में क्या हो रही है? डबल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 9.6 लाख से अबव जितनी भी इनकम जाती जा रही है, उसको 9.6 लाख का कुछ भी अमाउंट रिकवर नहीं करना। वो सारा का सारा अमाउंट 9.6 लाख से अबव, वो सारा क्या बनता जा रहा है? इनकम, राइट। तो मतलब ये
कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हमारी रेवेन्यू के इंक्रीज से ज्यादा इंक्रीज हो सकता है अगर फिक्स कॉस्ट का अमाउंट हमेशा हमेशा सेम रहे, राइट। अब बच्चों इसी रिलेशनशिप को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और कहते हैं दैट इज द लीवरेज इफेक्ट। इसी रिलेशनशिप को हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड लीवरेज इफेक्ट। हम लीवरेज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट। लीवरेज विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हुआ कि हमारी इनकम प्रोपोर्शनेट टू द रेवेन्यू के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। एंड बच्चों वाइस वर्सा भी होगा। अगर ये इनकम 15.6 लाख से कम कर दी जाए तो हमारी अपनी पर्सनल इनकम जो होगी वो इस रेवेन्यू के डिक्रीज परसेंटेज से भी ज्यादा रेशो में डिक्रीज होगी, राइट राइट। अब बच्चों इसी सबको हम इस पूरे टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, राइट। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से और समझ में आएंगी। थोड़ा सा मुझे और टाइम दीजिए, राइट, सो दैट आप इसको और भी समझ सकें। ये बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन है, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन पूरे के पूरे चैप्टर की। इज इट क्लियर? अच्छा, तो बच्चों यहां पर मैं जो पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज किया अभी तक, और इसको और छोटा सा समराइज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एंड देन उसको एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में सीखेंगे। सो लिखा हुआ है दैट involvement of fixed cost, involvement of fixed cost। बच्चों हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है, इस फिक्स कॉस्ट को हमने दो हिस्सों में बांट दिया गया है, राइट। पहला हिस्सा है बच्चों दैट इज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। अभी तक मैंने आपके साथ जितनी भी बातें की हैं वो कौन सी फिक्स कॉस्ट थी? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग वर्ड समझते हो? ऑपरेटिंग स्टैंड फॉर द बिजनेस डे टू डे एक्टिविटी। आई रिपीट, ऑपरेटिंग स्टैंड फॉर द, क्या होता है ये? डे टू डे एक्टिविटीज, राइट। तो डे टू डे एक्टिविटीज में बिजनेस के अंदर क्या क्या खर्चे हो जाते हैं थोड़ा सोचो। हमने कहा रेंट ऑफ द फैक्ट्री, हमने कहा डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी, मैनेजर सैलरी, वर्कर सैलरी। तो जितना भी अमाउंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डे टू डे एक्टिविटीज में खर्च होता है, जो कि हर मंथ के लिए, हर ईयर के लिए फिक्स्ड है, राइट। सो दैट इज बेसिकली क्या है? ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, राइट। मैं इसका एग्जांपल भी आपके सामने लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल वी हैव, हमने कहा रेंट, हमने कहा मैनेजर सैलरी, राइट। अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फिक्स नेचर के हैं तो भी यहां पर आएगा। मैंने कहा डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, राइट। तो बच्चों हम यहां पर लिख रहे हैं बेनिफिट और लॉस, बेनिफिट और लॉस ड्यू टू सच फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं बच्चों, इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज। इस कॉल्ड बच्चों क्या कहते हैं इसको? ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है बच्चों। मैंने कहा हमारे पास दो तरह की फिक्स कॉस्ट होंगी। एक को हमने नाम दिया क्या? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण से जो भी हमें बेनिफिट और लॉस अराइज होगा दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज, राइट। अब इसी के जैसी एक और फिक्स कॉस्ट भी होती है, मतलब इसके जैसे नहीं, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक और फिक्स कॉस्ट का नेचर है दैट इज फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। आई रिपीट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। और ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या है? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का नेचर है दैट अगर आपने कभी लोन लिया, थोड़ा सोचो बच्चों, अगर आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए लोन लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं, तो उस उधारी के बदले में भी आपको हमेशा हमेशा क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट, है ना। आपने बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट पे करोगे, अगर डिबेंचर से लोन लिया तो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा लिया उधार तो क्या पे करोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट। मीन्स किसी भी तरह से आपको अपना फिक्स कॉस्ट का, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का खर्चा करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, राइट। तो बच्चों मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं। मैंने कहा हमारे इसके एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट,
एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, राइट। और इसके अलावा प्रेफरेंस डिविडेंड, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन किसी भी तरह का जो डेप्ट हो उसको हम यहां पर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, राइट। तो बच्चों ये सब कुछ हमारे फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में कंसिडर होता है। और इस सब के कारण से जो भी हमें बेनिफिट और लॉस अराइज होगा इनकम पर, दैट बेनिफिट और लॉस इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। क्या कह रहे हैं इसको हम लोग? दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज, राइट। अब बच्चों ये फाइनेंशियल लीवरेज हो गया, फाइनेंशियल लीवरेज। और देखो बच्चों हमने आपको ये कहा कि इस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से जो बेनिफिट और लॉस होगा उसको हम कह देंगे ऑपरेटिंग लीवरेज। जो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से बेनिफिट और लॉस होगा दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। एक और लीवरेज फाइंड करते हैं जो कि इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को डिनोट करता है, राइट। हमने आपको कहा वन मोर लीवरेज दैट विल कंबाइन द इफेक्ट ऑफ दीज टू, लिखेंगे कंबाइंड इफेक्ट of both fixed cost is called क्या, that is combined leverage, राइट। अब बच्चों पूरे चैप्टर में हमें आने वाली 2 से 3 क्लासेस के अंदर हमें इन्हीं सब के बारे में बात करनी है। दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ द होल ऑफ द चैप्टर, राइट। अब बच्चों इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब इस इंट्रोडक्शन के बाद मेन काम आ गया है इसको और कंप्लीटली समझने का, सीखने का, अंडरस्टैंड करने का, राइट। तो इस पर्पस के लिए हम आपके साथ एक छोटा सा काम करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ये मानते हुए कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है और आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। देखो बच्चों हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जब भी इनकम स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे तो वो इनकम स्टेटमेंट आपके वाला नहीं होगा जो आप आज तक पहले प्रिपेयर करते आए हैं। आप आज तक इनकम स्टेटमेंट फॉर्म करते आए हैं टी फॉर्मेट में। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए राइट हैंड साइड में रेवेन्यू और लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंसेस। हम इस पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट को टी फॉर्मेट में नहीं लिखते बल्कि हम लोग इस वर्टिकल फॉर्मेट में लिखते हैं। कैसे? हमने लिखा इनकम स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट को हमने इस तरह से आपके सामने डिफाइन किया। व्हाट वी हैव, लेट अस टॉक अबाउट जो सबसे पहले हमने लिखा दैट इज अमाउंट, राइट। तो नो डाउट लिखना वो सब कुछ है जो आप टी फॉर्मेट में लिखते थे, पर जो आप टी फॉर्मेट में लिखते थे उसको अब आपको यहां पर वर्टिकल फॉर्मेट में सीक्वेंस से लिखना है, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत होती है रेवेन्यू से, यानी कि किससे? सेल से, है ना। सबसे पहले शुरुआत होती है सेल से, राइट। और इस सेल्स में से सबसे पहले हम लोग माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही माइनस कर देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, राइट। ऐसे ही होता है। अच्छा, इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं, कुछ बताएंगे? दैट इज फिक्स कॉस्ट। और बता सकते हो ये जो फिक्स कॉस्ट होती है कौन से नेचर की होती है, ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल? राइट, दिस इज ऑलवेज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, राइट। तो हमने कहा यहां पर हमें फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है ऑफ द ऑपरेटिंग नेचर, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। और जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दी है। यस, एनीबडी हु कैन गिव मी एन आइडिया कि अब क्या आएगा? दिस इज द प्रॉफिट, नो डाउट। तो इस प्रॉफिट को हम कहते हैं बच्चों दैट इज EBIT। EBIT स्टैंड फॉर द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें अभी तक हमने इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस नहीं किए हैं, राइट। और बच्चों इसमें से हम लोग अब माइनस कर देते हैं दैट इज इंटरेस्ट, राइट। और बच्चों ये कौन सा इंटरेस्ट होता है? ये इंटरेस्ट होता है अगर आपने बैंक से लोन लिया तो आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे,
अगर आपने डिबेंचर से लोन लिया तो आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे। आप किसी भी तरह का डेप्ट रेज कर रहे हैं तो उस डेप्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट को यहां पर माइनस करेंगे, राइट। और बच्चों जैसे ही आप एबीआरटी में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो भी आपका प्रॉफिट अराइज होगा, और इस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं ईबीटी, यानी कि अर्निंग्स बिफोर टैक्स, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, राइट। और बच्चों इसके बाद हम लोग इसमें से क्या माइनस करेंगे, टैक्सेस, और टैक्सेस का जो भी रेट होगा वो रेट हमारे इस ईबीटी पर एप्लीकेबल होगा, राइट। क्योंकि हम इस ईबीटी की रिस्पेक्ट से टैक्स निकालते हैं, इस ईबीटी को हम टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। दिस ईबीटी इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं बच्चों इसको, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल, टैक्सेबल इनकम, राइट बच्चों। और आगे चलते हैं बच्चों, हमने टैक्सेस भी माइनस कर दिए, और टैक्सेस माइनस करने के बाद भी आपका प्रॉफिट बचा, और बच्चों इस प्रॉफिट को हमने एक और नाम दिया, दैट इज कॉल्ड ईएटी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, यानी कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, राइट। और बच्चों अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जैसे ही आपने यहां पर माइनस कर दिए हैं तो इसके बाद एक और प्रेफरेंस, एक और डिविडेंड माइनस करते हैं, एक और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, एंड दैट फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड प्रेफरेंस डिविडेंड, एम आई राइट। तो बच्चों हम लोग यहां से और माइनस कर देते हैं, दैट इज माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड दिस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस जैसे ही कर दिया, दैट इज कॉल्ड अर्निंग्स, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स, राइट। अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स का मतलब क्या है, ये वो प्रॉफिट का हिस्सा है जो कि हमारे इक्विटी शेयरहोल्डर से बिलोंग करता है, राइट ना, ओके। और बच्चों जो भी प्रॉफिट हमारे इक्विटी शेयरहोल्डर से बिलोंग करता है उसको सभी लोगों में बांट दिया जाता है। तो ये हिस्सा तो हमारे सभी के सभी इक्विटी शेयरहोल्डर्स का है, तो बताइए एक शेयर होल्डर का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा। हम कहेंगे कि जो भी टोटल सभी के सभी शेयर होल्डर का हिस्सा है उसको नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों हम इसको डिवाइड कर देंगे नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से, नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर देंगे। लिख दिया डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। आई थिंक फाइन, राइट। और बच्चों जैसे आप ये नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों अब आपके पास आ जाएगा दैट इज कॉल्ड ईपीएस, राइट। दिस इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर, दिस इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर, राइट। और बच्चों इस अर्निंग पर शेयर को मैं आपको हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करूंगा कि एक शेयर होल्डर का हिस्सा हमारे प्रॉफिट के अंदर कितना है। हम इसको डिफाइन करेंगे कि एक शेयर होल्डर का हिस्सा, हिंदी आती है आपको, प्रॉफिट में कितना है। थोड़ा सा हिंदी मेरी भी लिखना पुअर है, राइट, बट सर हिंदी वाले शब्द दिमाग पर याद रहते हैं, छपते हैं, राइट। सो एक शेयर होल्डर का हिस्सा हमारे प्रॉफिट में कितना है, दैट इज बेसिकली ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। आई थिंक फाइन, राइट। तो बच्चों इस तरह से हम लोग बेसिकली ये इनकम स्टेटमेंट हमारे शेयर होल्डर की यानी कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर प्रिपेयर करते हैं, और ये इनकम स्टेटमेंट पूरे एफएम में यूज होगी। इज इट क्लियर? ओके। आफ्टर दैट बच्चों मैं कुछ इनको नंबर्स के फॉर्मेट में नंबर्स देना चाहता हूं, तो आपको एक एग्जांपल क्रिएट हो जाएगा। मैंने कहा सपोज करो कि हमारी 10,000 यूनिट्स जो है सेल होती हैं एक बार में, और एट द रेट ऑफ ₹20, तो आपके पास कितनी रुपीस की सेल हो जाएगी, 10,000 यूनिट्स। मैंने कहा एट द रेट ऑफ ₹20, तो बच्चों आपके पास जो अमाउंट ऑफ सेल हो जाएगी दैट इज ऑफ रुपीज 2 लाख ना, इट्स नाउ ₹2 लाख, राइट। और बच्चों इसके बाद इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट इज रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ
सेल दैट इज रिलेटेड विद द नंबर्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जैसे जैसे प्रोडक्शन ज्यादा करोगे वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे प्रोडक्शन कम करोगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। राइट बताओ कि बच्चों हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जब आपको पढ़ाते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? बुक्स, मेनली बुक्स। क्यों? क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं। जितने ज्यादा स्टूडेंट उतनी ज्यादा बुक्स के खर्चे हमें इंकर करने होते हैं, और जितनी हमारे एक्सपेंसेस, जितने स्टूडेंट कम होते हैं उतने बुक के एक्सपेंसेस भी कम होते हैं। तो बच्चों वेरिएबल कॉस्ट हमारी बुक है, और ये हमेशा किससे रिलेटेड है? रेवेन्यू से, सेल से। तो मैंने कहा बच्चों मान लो कि ये 40% है, तो जितनी भी रेवेन्यू होगी उसका 40% वेरिएबल कॉस्ट। तो इफ आई डू लाइक दिस, तो 2 लाख का 40% कर देते हैं बच्चों, एंड दैट इज ₹80,000। राइट, और बच्चों 2 लाख माइनस 80,000 ये माइनस कर दीजिए, हाउ मच अमाउंट वी हैव? 1,20,000। और बच्चों इसमें से हमें फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, और मैंने कहा बच्चों मान लो कि फिक्स कॉस्ट का अमाउंट इधर 60,000 का है। ये फिक्स कॉस्ट बच्चों फिर से कौन कौन सी चीज का अमाउंट? रेंट, डेप्रिसिएशन, मैनेजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, जो भी हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस खर्च होते हैं। राइट, तो ये हमारा अमाउंट आ गया ईबीआईटी का, एंड द ईबीआईटी इज नाउ कम्स टू ₹60,000। राइट, अब बच्चों हमें ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड करना है, रिलेशनशिप फॉर्म करना है कि हमारी फिक्स कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट के कारण से हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट अराइज हो रहा है और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आ रहे हैं। अब इस पर्पज के लिए हम लोग किसी एक चेंज की बात कर लेते हैं। सपोज करो हमारी जो रेवेन्यू है वो 10,000 से इंक्रीज होकर 10% बढ़ गई। मतलब पहले जो रेवेन्यू थी वो 10,000 यूनिट्स थी, एम आई राइट? पहले हमने 10,000 यूनिट्स की रेवेन्यू ली थी। सपोज करो 10% ज्यादा, 10% ज्यादा मतलब कितना? 11,000 यूनिट्स। सपोज दैट द रेवेन्यू इज 11,000 यूनिट्स। अगर 11,000 यूनिट्स हैं तो 11,000 यूनिट्स इंटू 20 कर दीजिए, और ये कितना हो जाएगा? 2,20,000। अब मुझे बताना इसी प्रोपोर्शन से हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी या नहीं? यस, हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट विल नाउ बी 2,20,000 का 40%। वेरिएबल कॉस्ट हमारी रेवेन्यू के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होती है। राइट, सो इट विल बी 2,20,000 का 40%। यस प्लीज, इट इज नाउ 88,000। और माइनस कर दीजिए, और ये आपके पास नंबर बन गया 1,32,000। बच्चों मुझे बताइए फिक्स कॉस्ट में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नो। हमारा जितना भी रेंट का अमाउंट था, जितना भी मैनेजर की सैलरी थी, दैट विल रिमेन सेम। राइट, और अब आपके पास ईबीआईटी कितना हो जाएगा? डिफरेंस निकाल लेते हैं, 72,000। सो दिस इज द ईबीआईटी नाउ। इज इट क्लियर? ओके। अब बच्चों मैं आपसे बात कर रहा हूं चेंज की, मैं बात कर रहा हूं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। राइट, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं? हमारी रेवेन्यू 2 लाख से 2,20,000 हो गई, यानी कि कितनी रुपीस का अमाउंट इंक्रीज हो गया बच्चों? 20,000। और इसी को आप परसेंटेज चेंज में भी आइडेंटिफाई कीजिए कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। तो अगर आप परसेंटेज चेंज में इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो आप कहेंगे कि जितना भी चेंज हुआ है उसको किस नंबर के साथ? बेस, पहले वाले नंबर के साथ। तो 20,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100। सो हाउ मच परसेंटेज वी हैव नाउ? 10%। मीन्स हमारी जो रेवेन्यू है वो 10% इंक्रीज हो रही है। अच्छा बच्चों वेरिएबल कॉस्ट देखिए, 80,000 से 88,000, यानी कि हाउ मच अमाउंट इंक्रीजेस? 8,000। और बच्चों इस 8,000 को भी आप 80,000 से परसेंटेज की फॉर्मेट में फाइंड कीजिए। सो हाउ मच परसेंटेज वी हैव हियर? इट इज नाउ अगेन 10%। राइट, और बच्चों और देखिए 120 से 1,32,000 यहां पर हो गया, तो मतलब हाउ मच अमाउंट वी हैव इंक्रीज हियर? 12,000। ऐसे ना, तो इस 12,000 को भी आप बेस नंबर के साथ परसेंटेज की फॉर्मेट में फाइंड कीजिए। हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज वी है? 10%। तो बच्चों देखो ध्यान से ऊपर, एक बार ऊपर, रेवेन्यू के 10% इंक्रीज होने से आपका प्रॉफिट भी सिर्फ और सिर्फ 10% ही इंक्रीज हुआ। ऐसा क्यों? जब खर्चे 10% बढ़े तो जब आपकी रेवेन्यू 10% बढ़ी तो खर्चे भी 10% बढ़ गए, तो आपका प्रॉफिट भी सिर्फ और सिर्फ 10% बढ़ा। राइट, बट सर फिक्स कॉस्ट के लिए आप ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं है। फिक्स कॉस्ट में कोई भी इंक्रीज नहीं है, कोई भी परसेंटेज इंक्रीज दैट इज 0%।
अब आप 60 से 72,000 आपका EBIT हो गया है, यानी कि हाउ मच इंक्रीज इज देयर 12,000। और जब आप 12,000 को बेस 60,000 से परसेंटेज के फॉर्मेट में फाइंड करेंगे, कीजिए, नाउ इट्स नाउ 20%। 20% बच्चों, तो ये बच्चों 20% क्या शो करता है कि आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो अपनी जेब में प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट पहले के मुकाबले में 20% ज्यादा। तो बच्चों ये 20% ज्यादा हमारे इस कंट्रीब्यूशन से या सेल से, रेवेन्यू से 10% से भी ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, यस प्लीज, फिक्स कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। अब आप शायद समझ पा रहे हैं, फिक्स कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट के कारण से हमारा जितना भी इनकम इंक्रीज हुई उतना हमारा खर्चा इंक्रीज नहीं हुआ। तो सारा का सारा रेवेन्यू का इंक्रीज, सारा का सारा प्रॉफिट का जो इंक्रीज है, वो सारा का सारा प्रॉफिट का इंक्रीज हमारी अपनी पॉकेट में आता गया। इस कारण से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पहले के मुकाबले में ज्यादा इंक्रीज हो गई। हमारा प्रॉफिट 60,000 से और बढ़कर कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? 20%। ऐसे कह दें प्रॉफिट इंक्रीज तो 20% नहीं है, हाँ हमारा जो अब का प्रॉफिट है वो हमारे बेस प्रॉफिट के कंपैरिजन में 20% इंक्रीज हो गया है, राइट। सो मीन्स इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी इज मोर देन रेवेन्यू एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट? फिक्स कॉस्ट। समझ आ रहा है? और बच्चों इसी इफेक्ट को हम लोग एक न्यूमेरिकल नंबर की फॉर्मेट में आइडेंटिफाई करना जा रहे हैं, राइट। हम एक न्यूमेरिकल नंबर के फॉर्मेट आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। क्या बोल रहे हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ लिखवा देता हूं, ऑपरेटिंग लीवरेज। सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिखेंगे, और उससे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं, अभी तक जो हमने आइडेंटिफाई किया है दैट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। और बच्चों डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज द इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज इन द रेवेन्यू, राइट। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया दैट इज परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स, यानी कि EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, यानी कि क्या बच्चों? सेल्स। परसेंटेज चेंज इन EBIT, तो ये बच्चों कितना परसेंटेज है? 20%। एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये कितना परसेंटेज है? दिस इज 10%। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 2, एंड दिस इज बेसिकली 2/1, राइट। बच्चों क्या इस 2/1 को इंटरप्रेट कर सकते हो? 2/1 को क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, राइट, बिल्कुल ठीक बात है। 2/1 शो करता है कि अगर हमारी रेवेन्यू, अगर हमारी सेल्स 1% की इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमारा 2% का इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। हमारा प्रॉफिट रेवेन्यू के कंपैरिजन में डबल इंक्रीज होगा, इंक्रीज भी एंड डिक्रीज भी, राइट, राइट, बिल्कुल ठीक है सर, हमने ये समझ लिया, कर लिया और लिख भी लेंगे अभी मीनिंग बहुत आसानी से। पर मन में एक सवाल आता है कि सर क्यों कर रहे हैं हम ये सब? मन में एक सवाल आता है कि सर ठीक है, आपने पढ़ाया, हमने सीख लिया, समझ में आ गया कि फिक्स कॉस्ट के कारण से हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हमेशा एक रिस्क में होती है, राइट। उस रिस्क के कारण से, उस खतरे के कारण से हमारी बिजनेस को इंक्रीज इन प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि सेल्स में चेंज क्या है। पर सर हम ये सब कैलकुलेट करके क्या कर लेंगे? मन में एक सवाल है, राइट। तो इसका जवाब यह है कि बच्चों हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इसलिए फॉर्म करते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारी इनकम स्टेटमेंट क्या शो कर रही है, हमारी इनकम स्टेटमेंट क्या कैसे शो कर रही है। व्हाट आई मीन, ध्यान दो। देखो बच्चों, मुझे बताइए, आप अपनी छोटे से इस प्रोफेशनल कोर्स के अंदर सच्ची बताना, ज्यादा क्या करते हैं? अपने एग्जाम्स के बारे में सोचते हैं या ज्यादा पढ़ते हैं?
अच्छा, आपने आंसर दिया ऊपर ऊपर से दोनों। मन के अंदर आंसर है, ज्यादा क्या करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, राइट। ये सिर्फ आपका नेचर नहीं है, ये सबका नेचर है। इनफैक्ट ये बहुत जरूरी भी है। अगर आप एस्टिमेशन नहीं लगाएंगे, अपना टारगेट नहीं फिक्स करेंगे, तो उस टारगेट को अचीव कैसे करेंगे? तो एस्टिमेशन लगाने की जरूरत उतनी ही है जितनी कि किसी काम को करने की जरूरत है, राइट। तो बच्चों, कहने का मतलब ये कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी जितने भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी एस्टिमेशंस लगाने का बहुत बहुत काम करती है, राइट। आज के डेट में 2 लाख की रेवेन्यू आ रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका प्रॉफिट अगर डबल होना हो तो इस केस में रेवेन्यू कितना टारगेट अचीव होना चाहिए? क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि अपने टारगेट लेवल ऑफ प्रॉफिट पर वो कब पहुंचेंगे, टारगेट लेवल ऑफ प्रॉफिट पर लाने के लिए रेवेन्यू कितनी होनी चाहिए, राइट। आप या तो इसके लिए पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाओ, अगर मुझे टारगेट प्रॉफिट मालूम है तो बैकवर्ड वर्किंग करके रेवेन्यू बताओ, राइट। ये मैं कहूं कि टारगेट ईपीएस निकालना है मुझे, टारगेट ईपीएस पहले 2 था, अब तुझे 3 लाना है, तो इसके लिए मुझे रेवेन्यू जो चाहिए वो भी इंक्रीज करनी चाहिए। बट सर, इंक्रीज इन ईपीएस एंड इंक्रीज इन सेल्स विल बी नॉट द सेम थिंग। हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि अगर मुझे प्रॉफिट ईपीएस को डबल करना है तो रेवेन्यू को भी डबल करना होगा, क्योंकि सारे के सारे खर्चे वेरिएबल नहीं हैं, कुछ खर्चे हमारे कौन से हैं, फिक्स्ड हैं, राइट। तो इस पर्पस के लिए हम लोग ये डिग्री ऑफ लीवरेजेस फाइंड कर लेते हैं। डिग्री ऑफ लीवरेज के रिलेशनशिप से यहां पर हमने सीखा कि सेल्स में अगर 1% का इंक्रीज है, चेंज है, तो हमारा एबीआईटी 2% से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, राइट, एंड वाइस वर्सा, राइट। सो व्हाट आई मीन हम यहां पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज से एक इंफॉर्मेशन का जब मालूम हो तो दूसरी इंफॉर्मेशन फाइंड करने का काम करते हैं विदाउट प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट। जस्ट कंप्यूट दिस, जस्ट फाइंड आउट दिस डिग्री ऑफ लीवरेज, एंड आफ्टर दिस हम कहेंगे कि अगर हमारा टारगेट सेल 3 लाख है तो उस 3 लाख के हमारा प्रॉफिट कितना होगा, या ऐसे है कि अगर हमारा टारगेट एबीआईटी इतना है तो हमारा सेल्स कितना होगा। फॉर दैट पर्पस वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू कंप्यूट दिस ऑपरेटिंग लीवरेज। आई थिंक फाइन, राइट। तो बच्चों, हम लोग यहां पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आइडेंटिफाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एस्टिमेशंस वगैरह। ऐसे ही फाइनेंशियल लीवरेज भी फाइंड करेंगे, और ऐसे ही हम लोग एक और लीवरेज यानी कि कंबाइंड लीवरेज भी फाइंड करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राइट। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग इन तीनों लीवरेज को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है, मेथड है, एक नंबर गिवन हो तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। तो इसकी इंटरप्रिटेशन लिखते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन लिखते हैं। इंटरप्रिटेशन इज दैट इफ देयर इज a 1% change in sales, then EBIT will change by how much percent बच्चों? Yes please, 2%. एंड मैंने यहां पर लिख दिया बच्चों क्या, वाइज वर्सा। या मैं दोबारा से लिख के दिखाऊं, अगर सेल्स में 1% का चेंज है तो ईबीआईटी में 2% का चेंज होगा, या ऐसे कहो ईबीआईटी में अगर 2% का चेंज है तो सेल्स में 1% का चेंज होगा, राइट। अब बच्चों कंक्लूजन, we can find level of EBIT if sales is given और अब तो क्या कर सकते हैं, we can find level of sales if EBIT is given with the help of no doubt ऑपरेटिंग लीवरेज, राइट। तो जो ऑपरेटिंग लीवरेज को डेफिनेशन की मीनिंग के फॉर्मेट में डिफाइन कर रहे हैं, जो कि हमने स्पेस छोड़ा हुआ था, राइट। ऑपरेटिंग लीवरेज इज द बेनिफिट
or loss arises to organization in profits because of involvement of हाँ जी बच्चों, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या? यस प्लीज, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, राइट. सो दिस इज बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज. आई थिंक फाइन, राइट. अब इसको एक एग्जांपल कर लेते हैं, जिस एग्जांपल में अगर ईबीआईटी गिवन होगा तो सेल्स निकाल लेंगे, राइट. और फिर एक वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं कि हमें जो ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बता रहा है वो कितना सही है, मींस हमें ये जो आंसर प्रोवाइड कर रहा है वो कितना बेस्ट है, गुड है. हाँ जी, कॉपी इट. ओके. हाँ जी बच्चों, लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, आज की क्लास का पहला एग्जाम्पल जो कि हम करने जा रहे हैं, राइट. सपोज इफ सेल्स इज रुपीज 3 लाख, फाइंड EBIT with the help of degree of operating leverage. With the help of degree of operating leverage in the above case, right. तो बच्चों इस तरह से हमें गिवन है. देखो, हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो हमने आइडेंटिफाई किया, वो जो हमें एक रिलेशनशिप देता है, वो रिलेशनशिप परसेंटेज के फॉर्मेट में देता है, राइट. तो इसलिए आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होना, आप सबसे पहले उसको परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया करो, राइट. व्हाट आई मीन, आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है? सेल्स. तो आपके पास एक पुरानी सेल भी है, राइट. तो आप पहले पुरानी ओल्ड सेल्स से स्टार्ट कीजिए. लाइक ओल्ड सेल्स वाज ₹2 लाख, राइट. और ये आपके पास न्यू सेल्स जो है दैट इज रुपीज, ये कितने रुपीज की है? दैट इज ₹3 लाख, राइट. तो बच्चों अब आप ये फाइंड कीजिए दैट इंक्रीज इन सेल्स कितना है. सो इंक्रीज इन सेल्स इज रुपीज, यस प्लीज, 1 लाख. और बच्चों मुझे तो बेसिकली इस नंबर को किस फॉर्मेट पे फाइंड करना है? परसेंटेज में. तो मैं सबसे पहले इसको परसेंटेज में फाइंड करने के लिए, और परसेंटेज के लिए सबसे पहले जो बेस लेंगे वो कौन सा लेंगे? पुरानी सेल वाला. सो परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इज इक्वल टू ₹1 लाख डिवाइड बाय बेस. और बच्चों ये बेस आपके पास 1 लाख का 2 लाख का है इंटू 100, तो आपके पास ये बन जाएगा नंबर 100% ना, सॉरी 50%. सो नाउ दिस बिकम्स कितना? 50%. तो आपकी जो इंक्रीज इन सेल हो रही है वो कितना है? 50%. तो जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको आपने परसेंटेज के फॉर्मेट में आइडेंटिफाई कर लिया, फाइंड कर लिया. जैसे अब आप ये परसेंटेज के फॉर्मेट में आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो इसके बाद अब आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का रिलेशनशिप यूज करो जो आपने अभी आइडेंटिफाई किया था. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या आइडेंटिफाई किया था आपने? 2. और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपने क्या कहा था? ये क्या होता है? दिस इज परसेंटेज चेंज इन, यस प्लीज, EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, राइट. और जो इससे रिवाइज भी होता है आप बोलोगे तो, राइट. बोलना भी जरूरी है साथ में साथ. मैं बीच में बहुत सारे मौके दूंगा आपको इस बात के कि आप भी इसको रिवाइज करके बोलते रहें, राइट. इससे रिवाइज होता है, राइट. तो बच्चों आगे चलते हैं. तो हमें गिवन क्या है? सो गिवन है परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू, दिस इज बेसिकली 50%.
and percentage increase in EBIT. This is what? 2/1. So percentage increase in EBIT. तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 50% इंटू 2 यानी कि कितना बच्चों? 100%. हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 100% क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज. अगर प्रॉफिट आपके पास 100% इंक्रीज हो जाएगा तो बच्चों यानी कि न्यू ईबीआईटी हमारे इस फॉर्मूले से, इस मेथड से, ये कितने रुपीस का आ गया? तो आपके पास जितना भी पुराना ईबीआईटी है उसमें 100% प्रॉफिट हम एड अप कर देंगे. तो हम कहेंगे दैट इज ओल्ड ईबीआईटी प्लस 100% ऑफ ओल्ड ईबीआईटी. ऐसे ना बच्चों? तो ये ओल्ड ईबीआईटी कितने रुपीस का है? 60,000 एंड प्लस 100/100 इंटू 60,000 अगेन एंड दिस इज रुपीज. कितना हो जाता है ये? 1,20,000. राइट. टोटल अमाउंट इज रुपीज 1,20,000. सो न्यू ईबीआईटी विल बी 1,20,000. तो बच्चों अब ये मालूम चला कि अगर सेल हमारी 3 लाख रुपीस हो रही है तो इस 3 लाख के ऊपर आपके पास जो न्यू ईबीआईटी है वो कितने रुपीस का है? 1,20,000 का. राइट. आप कहेंगे सर नहीं, हम तो नहीं मानते, हमें तो इसको चेक करके बताओ कि ये ठीक है या गलत है. लेट अस चेक इट आउट. कैन वी रफ दिस? तो चेक करते हैं. बताओगे कैसे चेक करूं मैं? यस प्लीज. कैसे चेक करें कि हमारा जो न्यू प्रॉफिट है वो 1,20,000 है भी या नहीं? तो हम एक काम करते हैं कि हम लोग अपने नॉर्मल वे को यूज करते हैं. हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं. राइट. चेक करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि एक इनकम स्टेटमेंट दोबारा से बना लेते हैं. इनकम स्टेटमेंट. और इस इनकम स्टेटमेंट में हमने फिर से सेल्स से स्टार्ट किया. कौन सी वाली सेल्स बच्चों? यस प्लीज. न्यू सेल्स. नई वाली. हमें तो नई वाली सेल्स से स्टार्ट करना है ना. वी हैव टू चेक फॉर द न्यू सेल्स. तो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू सेल्स. इस न्यू सेल्स में से आप सबसे पहले हटा देंगे, माइनस कर देंगे क्या? वेरिएबल कॉस्ट. और ये वेरिएबल कॉस्ट बच्चों कितना है? 40%. एंड दिस इज हाउ मच? 1,20,000. एम आई राइट? भाई 40% जो हमें गिवन था पहले सेल्स के रिस्पेक्ट से था. अब सेल्स 3 लाख तो वेरिएबल कॉस्ट 40% इसका 1,20,000. तो बच्चों अब जो डिफरेंस आ गया दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन. और ये कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट आपके पास आ गया है दैट इज रुपीज 1,80,000. और इसमें से हम लोग क्या हटा देंगे बच्चों? फिक्स कॉस्ट. और फिक्स कॉस्ट क्या चेंज होगी? फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा जितना कि आपके पास पहले से गिवन था. दैट इज रुपीज 60,000 अगेन. तो 60,000 कंसिडर करते हैं और बस आपके पास बच गया ईबीआईटी. एंड ईबीआईटी बच्चों देखो कितने रुपीज का आ गया. और हमने भी क्या आइडेंटिफाई किया था? तो अब हम क्या लिखें इसको? हेंस प्रूव्ड. याद है बचपन में लिखा करते थे. So this is we have. राइट. ये एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल था. एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं. आप ट्राई कीजिएगा. मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम भी दूंगा इसको करने के लिए. आप खुद ट्राई कीजिएगा. आपके पास यहां पर सेल्स गिवन थी. मैंने कहा सपोज करो इफ टारगेट ईबीआईटी इज गिवन टू अस. टारगेट ईबीआईटी इज रुपीज 1 लाख. हम चाहते हैं कि हमारा जो ईबीआईटी का प्रॉफिट है वो 60,000 से इंक्रीज होके 1 लाख हो जाए. राइट. फाइंड अमाउंट ऑफ सेल्स फॉर गिवन ईबीआईटी. तो इस प्रॉफिट के लिए बताइए बच्चों आपका जो सेल्स होगा वो कितना होगा? नो डाउट यूज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. ये सब कुछ जो हम करने जा रहे हैं ये सब कुछ हमारे पुराने एग्जांपल्स को कंटिन्यू रख रहा है. ठीक है. तो करना है आपको. एंड ऑल्सो वेरीफाई योर रिजल्ट. तो आप इस रिजल्ट को वेरीफाई भी कीजिए.
हाँ जी बच्चों, कर सकते हैं। राइट, तो कंप्लीट कीजिए बच्चों।
हाँ जी बच्चों, आई थिंक कर लिया होगा आपने, राइट? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। और इस हाँ जी हाँ जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल, राइट नाउ वी विल डू। हमने कहा बच्चों आपके पास टारगेट ईबीआईटी गिवन है, राइट? तो आपके पास जो पुराना ईबीआईटी है और नया ईबीआईटी है उसमें हम परसेंटेज चेंज फाइंड कर लें पहले, क्योंकि हमें जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है हमारे लीवरेज इफेक्ट्स हमेशा हमेशा परसेंटेज के फॉर्मेट में होते हैं, तो इसके लिए हमें परसेंटेज फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चों हमने लिखा ओल्ड ईबीआईटी, राइट? ओल्ड ईबीआईटी। और बच्चों ये ओल्ड ईबीआईटी कितने रुपीज का है? 60,000, राइट? एंड देन वी विल राइट हियर न्यू ईबीआईटी। और जो ये न्यू ईबीआईटी है दैट इज रुपीज हाउ मच? 1 लाख, राइट? और बच्चों अब हम आइडेंटिफाई करेंगे चेंज, मतलब चेंज इन एब्सोल्यूट फॉर्म, एब्सोल्यूट नंबर, और एब्सोल्यूट नंबर की फॉर्मेट में जो चेंज है दैट इज 40,000। उसके बाद परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो बच्चों ये वाला अमाउंट हो जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय बेस, और बच्चों बेस है आपके पास अभी फिलहाल 60,000 इंटू 100, तो दिस इज 66.66667%। देखो जब आप इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर देंगे तो आगे जाकर फ्रैक्शनल डिफरेंस आएंगे, राइट? तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 66.4 डिजिट, 5 डिजिट तक लिख दिया ताकि आगे जाकर फ्रैक्शनल डिफरेंसेस ना आए। इज इट क्लियर? ओके, तो बच्चों जैसे ही आप ये लिख देते हैं तो हम इस रिलेशनशिप को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के रिलेशनशिप को। एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज that we have is equal to yes please percentage। हाँ जी बच्चों बताइए, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बिल्कुल ठीक है बच्चों, और ये किसके इक्वल है? 2/1 के। और बच्चों अब इन दोनों में से हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है और दूसरी इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? परसेंट चेंज इन एबीआईटी, यानी कि दिस इज 66.6667% अपॉन परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स वी हैव टू फाइंड आउट इक्वल टू 2/1, और यू कैन से परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स विल बी नाउ 66.6667% डिवाइड बाय 2। परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स वी हैव कितना होता है आपने? 3335%। तो बच्चों आपके पास परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स आ गया 33.3335%। इज इट क्लियर? तो बच्चों अब हम आइडेंटिफाई करते हैं न्यू सेल्स। तो आपके पास न्यू सेल्स कितना होगा? जितना भी पुराना ओल्ड सेल्स है उस ओल्ड सेल्स के अंदर हम लोग इतना परसेंटेज एडअप कर देंगे, राइट? So old sales plus 33.3335% of old sales। बिल्कुल बच्चों यही करने वाले हैं, और ये आपके पास बन गया ओल्ड सेल्स रुपीज 2 लाख प्लस 33.3333 अपॉन 100 इनटू वी हैव 2 लाख, राइट? तो दिस इज ऑलमोस्ट 1/3। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपके पास ये कैलकुलेशन आपके पास हो गई है। दिस इज रुपीज 2 लाख प्लस 66,667 एंड दिस इज 2 लाख 66,667। और बच्चों ये कह सकते हैं कि आपका जो नया सेल्स है दैट इज 2 लाख 66,667। अब ये तो ठीक है, पर अब हमें इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है। टू चेक। तो वेरीफाई कैसे करें बच्चों, चेक कैसे करें? हम कहेंगे कि हम ये न्यू सेल्स से स्टार्ट करेंगे, और ये न्यू सेल्स कितने रुपीज का? 2,66,667। और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे बच्चों क्या? वेरिएबल कॉस्ट। और बच्चों ये वेरिएबल कॉस्ट बता दीजिए, हाउ मच परसेंटेज? 40%। 667। और बच्चों डिफरेंस इज नॉट आउट कंट्रीब्यूशन, राइट? एंड दिस इज नाउ हियर प्लीज 1 लाख
1,60,000 नाउ। बिल्कुल ठीक है बच्चों, इसमें से हमने फिक्स कॉस्ट भी हटा दिया और फिक्स कॉस्ट हटा दी। कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट? जो कि हमारे पास ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की थी, दैट इज ₹60,000 एज बिफोर। और बच्चों बाकी बच कितना गया? EBIT, और ये हो गया ₹1,00,000। और आपको याद है कि टारगेट EBIT भी कितने रुपीज का था? मीन्स हमने जो कैलकुलेशन की है, न्यू सेल्स निकाला, दैट इज करेक्ट। राइट, हमेशा याद रखो जब भी हमें परसेंटेज निकालना हो तो हम 4 डिजिट तक निकालेंगे। इससे जो आंसर आता है वो मोर एक्यूरेट आता है, पर 2 डिजिट तक भी रॉन्ग नहीं कह सकते। यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो ₹5, ₹10 ऊपर और नीचे आएगा। राइट, दैट इज फाइन, दैट विल बी ऑल्सो फाइन। आई थिंक फाइन। तो बच्चों हमने इस फिलहाल अब तक किस बारे में बात की? ऑपरेटिंग लिवरेज। सो ऑपरेटिंग लिवरेज अराइजेस बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ operating fixed cost, right? If there is no operating fixed cost, then leverage will not arise. Leverage will not arise मतलब कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज है, वो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हमारी रेवेन्यू से ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। इसको बच्चों एक बार चेक करके देख लेना, राइट? इसको सिर्फ चेक करना। मैंने कहा सपोज करो यहां पर 60,000 नहीं होता, राइट? इनफैक्ट मान लो हमारे बिजनेस में कोई भी फिक्स कॉस्ट ही नहीं होती, हमारी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट ही नहीं होती, तो बच्चों आपका EBIT भी 120 एंड इट अगेन 1,32,000, इट अगेन 12,000 एंड इट अगेन हाउ मच परसेंटेज? एंड 10% अपॉन 10% कितना? 1। तो बच्चों जब आप परसेंट चेंज इन EBIT अपॉन परसेंट चेंज इन सेल्स करेंगे देन दैट इज 1। और ये 1/1 क्या शो करता है? कि जितना परसेंटेज चेंज प्रॉफिट में है उतना ही रेवेन्यू में भी है, या जितना चेंज हमारे रेवेन्यू में है उतना ही चेंज प्रॉफिट में भी है। मीन्स दोनों जगह पर जो परसेंटेज चेंज है वो दोनों को जगह पर सेम है। मीन्स यहां पर फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो हमारी फिक्स कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण से प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट जो है वो इंक्रीमेंट रेवेन्यू के जस्ट बराबर है, कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हमारे पास नहीं है। और बच्चों अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आपके पास जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, मैंने कहा आपके पास ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट यहां पर पहले 60,000 था ना, मैंने इसको और बढ़ा दिया, मैंने कहा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट सपोज ये 1 लाख कर दिया, तो चेंज 0%, चेंज 0। और बच्चों इस केस के अंदर जब आप प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड करोगे, आप प्रॉफिटेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे? लाइक दिस 20,000, लाइक दिस 32,000 एंड लाइक दिस 12,000। और बच्चों यहां पर परसेंट चेंज फाइंड कीजिएगा, 12,000 डिवाइड बाय बेस इंटू 100, 60%। और आप रिलेशनशिप फिर से फाइंड करोगे, आप EBIT में और सेल्स में देखो ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आ गया? 60% अपॉन 10%, यानी कि बच्चों कितना आ गया? 6 टाइम्स। और ये 6 टाइम्स क्या शो कर रहा है? कि अगर हम सेल्स 10,000 बढ़ाते हैं तो हमारा प्रॉफिट 60,000 बढ़ेगा। हाँ, अगर हम सेल्स 1% बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट 6%, सेल 10,000 बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट 60,000 बढ़ जाएगा, और सेल अगर 10,000 कम करते हैं तो प्रॉफिट 10,000 रुपए कम हो जाएगा। सर 60,000 कम हो जाएगा। 60,000 कहां? कोई 60,000 कम हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी चला जा सकता है, राइट? तो ये बच्चों कब हुआ? जब हमने फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को पहले के मुकाबले में बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ऐसा कोई केस हो सकता है जिस केस में हमारा फिक्स कॉस्ट कुछ थोड़ा बढ़ जाए? ऐसा कोई केस आ सकता है जिसमें कि फिक्स कॉस्ट हमारा बढ़ जाए। कम हो जाए? नहीं, देखो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में तो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सेम ही रख के चलते हैं, राइट? लेकिन नेक्स्ट ईयर में बढ़ जाए तो? हाँ, नेक्स्ट ईयर के लिए अलग से ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड करेंगे। अच्छा। अगर नेक्स्ट ईयर में फिक्स कॉस्ट का अमाउंट अलग है तो नेक्स्ट ईयर के लीवरेजेस अलग दोबारा फाइंड करेंगे, राइट? ये तो तब हो रहा है जब फिक्स कॉस्ट का अमाउंट हमेशा सेम रखा जा रहा है, तो हमारे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो इफेक्ट हमें देते हैं वही इफेक्ट हमारे हर इनकम स्टेटमेंट के लिए यूज हो जाता है, इफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। मतलब मैं आपको सिंपल इतना बताना चाहता हूं that degree of operating leverage effect arises because of the involvement of fixed cost, because of the involvement of operating fixed cost. Higher the amount of operating fixed cost, higher will be the degree of operating leverage. Lower the amount of operating leverage, lower the amount of operating fixed cost, lower will be the degree of operating leverage. Right? तो इन दोनों में ये रिलेशनशिप है। एक बार इसको लिख लेते हैं, लिखते हैं इसको।
डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज will be low if low fixed cost is involved, and vice versa. Right now, if there is no fixed cost, then degree of operating fixed cost will be 1. If there is no fixed cost, then degree of operating fixed cost, degree of operating leverage will be 1. Right? अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट नहीं है तो इस केस में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना होगा? 1. एंड इट मींस, इसका मतलब क्या निकल के आता है? यस प्लीज. इसका मतलब निकल के आता है जितना चेंज हम सेल्स में कर रहे हैं, जितना चेंज हमारे रेवेन्यू में कर रहे हैं, उतना ही हमारा प्रॉफिट में भी चेंज हो रहा है. इट मीन्स चेंज इन रेवेन्यू यानी कि सेल्स एंड प्रॉफिट्स विल बी क्या बच्चों? सेम. आई थी समझ में आ गया? राइट. तो बच्चों कंप्लीटली हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में बात किया. इसके बारे में हम किस बारे में बात करेंगे? फाइनेंशियल लीवरेज. राइट. फाइनेंशियल लीवरेज. और आपको याद होगा फाइनेंशियल लीवरेज के लिए हमने आपको बताया हुआ है फाइनेंशियल लीवरेज. क्या बताया हुआ है? फाइनेंशियल लीवरेज arises because of involvement of debt, interest, या से कहें because of the involvement of financial charges. राइट. और ये फाइनेंशियल चार्जेस कौन कौन से? मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी थोड़ी देर पहले. इंटरेस्ट, कॉमा, प्रेफरेंस, डिविडेंड एक्सेट्रा. हमारे फाइनेंशियल चार्जेस कौन से होते हैं? इंटरेस्ट होता है, प्रेफरेंस, डिविडेंड होता है. ये हमारे फाइनेंशियल चार्जेस हैं. फाइनेंशियल चार्जेस मतलब जितना पैसा हमने उधारी लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, किसी भी फॉर्मेट में लोन लिया हो, चाहे वो बैंक से लोन लिया हो, चाहे वो डिबेंचर से पैसा लिया हो, किसी भी फॉर्मेट में अगर हमें लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर हम लोग ये फॉर्म करते हैं. राइट. अब बच्चों अब आप कहेंगे फिर से इसको कैसे? बिल्कुल सेम वे में आप इसको समझते जाओ. देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं. मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट बताओ, कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? आप कहोगे सर पहले आप ये बताओ कि आपने पैसा उधार कितना लिया हुआ है ना? आपने पैसा उधार कितना लिया हुआ है? सपोज दैट कि आपने पैसा उधार लिया हुआ है ₹1 लाख. आपका जो डेप्ट है यानी कि उधारी है, सपोज करो ये है उधारी 1 लाख, और ये जो उधारी है सपोज करो ये 12% वाली है. तो 12% का मतलब हुआ कि यू हैव टू पे द 12% अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो 12% ऑफ 1 लाख कर दीजिए. हाउ मच? 12,000 ऑब्वियसली. तो बच्चों आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो 12,000 पे करना पड़ेगा. और बच्चों एक बात और बताइए कि अगर आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो गई तो क्या इंटरेस्ट का अमाउंट बदल जाएगा? नो. क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि डेप्ट तो उतना ही है, उधारी तो उतनी ही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है.
डेप्ट होल्डर को इस बात से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है कि आपने रेवेन्यू कम की है या ज्यादा की है, आपने रेवेन्यू इंक्रीज की है तो कितने की है। हमारे डिबेंचर होल्डर्स को तो इस बात से मतलब है कि जितना भी पैसा आपने उधार लिया उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है उनको मिलना चाहिए, राइट। तो व्हाट आई मीन, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन सेम 12,000। तो बच्चों अगर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हर बार सेम है तो इसका मतलब है कि 12,000 का जो इंटरेस्ट है दैट इज ए फिक्स कॉस्ट, राइट। तो बच्चों चेंज देखिए, चेंज कितना, 0। तो चेंज कितना हो रहा है, 0। और अगर चेंज 0 हो रहा है तो यहां पर भी 0%। और बच्चों और आगे देखते हैं 20 माइनस 12, हाउ मच वी हैव, यस प्लीज, 8,000। एंड माइनस करेंगे ना, 32,000 माइनस 12,000, हाउ मच वी हैव, 20,000। और बच्चों फिर से चेंज देखिए, चेंज कितना है इसमें, 12,000। और बच्चों परसेंटेज चेंज देखिए, 12,000 डिवाइड बाय 8,000 इंटू 100। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट हमने लिया था, ये हम पहले वाला ही लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले वाला ही ले, जो 60,000 और 120। अच्छा 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 अच्छा, मैंने फिक्स कॉस्ट चेंज कर दिया। अच्छा अच्छा, पहले वाले लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उससे कोरिलेशन भी बनेगा, राइट, क्योंकि आपने जो लिखा हुआ है वो पहले वाला लिखा हुआ है। आपने मेरे जैसे रफ करके तो दोबारा नया लिखा नहीं, आप तो वही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट, आपने फिक्स कॉस्ट कहा कितने रुपीस का है, 60,000, 60,000, 0 and 0%, and this is again 60,000 and 2,000 and 12,000, 20%, बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट, अब बच्चों इंटरेस्ट का अमाउंट 12% के रेट से इंटरेस्ट है, उधार 1 लाख पैसा, 12% का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हो जाएगा बच्चों कितने रुपीस का, 12,000 का। और इधर भी कितना आएगा बच्चों, 12,000। एंड चेंज इज 0 एंड हेयर परसेंटेज चेंज 0। 60 माइनस 12, हाउ मच, ओके 48। एंड 72 माइनस 12, 60,000, बिल्कुल ठीक है बच्चों। और बच्चों फिर से चेंज बताते हैं, इसमें फिर से चेंज कितना हो रहा है, 12,000। और 12,000 को हम लोग बेसिकली बेस वाले नंबर से परसेंटेज के फॉर्मेट में फाइंड कर लेते हैं, कितना बच्चों, 25%, दिस इज 25% नाउ, इज इट क्लियर, ओके 25% हमने फाइंड कर लिया। और बच्चों मुझे बताइए, अब टैक्सेस भी माइनस करने हैं, तो टैक्सेस का जो भी रेट होगा वो किस पर एप्लीकेबल होगा, ईबीटी पर, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज फाइंड कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल लीवरेज मतलब हमें प्रॉफिट और लॉस इस फिक्स कॉस्ट के कारण से कितना है, राइट। तो बेसिकली फाइनेंशियल लीवरेज कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस। ये क्या है बच्चों, ऊपर ध्यान दो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस। ये क्या है, ईबीटी, एंड ये क्या है, ईबीआईटी। इनके रिलेशनशिप की बात हो रही है कि अगर हमारा प्रॉफिट ईबीआईटी अगर 20% बढ़ जाता है तो हमारा ईबीटी टैक्सेबल इनकम 20% नहीं बल्कि 25% की इंक्रीज हो जाती है। हमने कहा दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन, क्या है बच्चों ये, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्या है, ईबीआईटी। और ये परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इज कितना बच्चों, 25% अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज 20%। और बच्चों डिवाइड भी कर दीजिए, so 1.25 अपॉन 1। तो 1.25 अपॉन 1 को बच्चों हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे, क्या कहते हो, इफ देयर इज 1% चेंज इन ईबीआईटी देन ईबीटी विल चेंज बाय 1.25%, राइट, एंड वाइस वर्सा। लिखेंगे बच्चों, इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, इंटरप्रिटेशन, इफ देयर इज 1% change in EBIT, then EBT will change by
1.25%, राइट, एंड वाइज वर्सा, राइट। अब बच्चों एक बार बताओ, अब फिर से हमें बेनिफिट क्या होगा इस वाले लीवरेज से? अगर हमें EBIT मालूम है तो हम EBT फाइंड कर सकते हैं, और अगर EBT मालूम है तो EBIT फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो कंक्लूजन लिख देते हैं, इससे बेनिफिट क्या है? कंक्लूजन, इफ वी कैन फाइंड, ऐसे लिखेंगे, वी कैन फाइंड EBIT if EBT is given and vice versa, और अगर EBT गिवन हो तो हम EBIT फाइंड कर सकते हैं, राइट। और ये जो रिलेशनशिप है, फिर से ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ किस रीजन से अराइज हुआ है? This relationship arises, these two numbers are different just because that there is a fixed cost, fixed financial cost involved in it, right? और बच्चों यहां पर सिर्फ फिक्स फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, इसी कारण से रिलेशनशिप अराइज हुआ है, बट सर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट एक और भी है, अभी हमने कंसिडर नहीं किया। इनफैक्ट आज के क्लास में इसको कंसिडर करेंगे भी नहीं, इसको फिलहाल में हम ये मान के चल रहे हैं कि वो 0% है। हम नेक्स्ट क्लास में इसको भी कंसिडर करेंगे, राइट। सो बच्चों हमने कहा कि अब हमें EBIT गिवन हो तो EBT फाइंड कर सकते हैं, EBT गिवन हो तो EBIT फाइंड कर सकते हैं, अगर हम प्रेफरेंस डिविडेंड को क्या कंसिडर करके चलें? 0। चलिए सर, बिल्कुल ठीक है। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 ना, 2 और 3, एग्जांपल नंबर 3 ऑफ टुडेज क्लास, example number 3. So example number 3 देखेंगे, लिखेंगे that if target EBIT is rupees 1 lakh, find new EBT for this level using financial leverage, राइट। तो जो कैसे करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट, हमने कहा जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है या तो वो खुद ही परसेंटेज के फॉर्मेट में होनी चाहिए, और अगर वो परसेंटेज के फॉर्मेट में नहीं है तो अब हम इसको सबसे पहले परसेंटेज की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। सो परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे कर लेते हैं? लाइक वी हैव ओल्ड EBIT, और ये ओल्ड EBIT कितने रुपीज का है? 60,000, एंड न्यू EBIT, और ये न्यू EBIT ये कितने रुपीज का है? रुपीज 1 लाख, है ना। तो बच्चों इनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, एंड द डिफरेंस इज रुपीज बेसिकली 40,000। सो दिस इज परसेंटेज चेंज इन, ये आ गया EBIT रुपीज 40,000। ओह, दिस इज इंक्रीजिंग EBIT रुपीज 40,000, राइट। और परसेंटेज इंक्रीज चेंज इन EBIT, और जो डिवाइड बाय बेस, और बेस नंबर कितना है ये? 60 into 100, यस प्लीज, राइट। और अब हम क्या यूज करेंगे? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो यूज करते हैं बच्चों हम लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, बच्चों कुछ याद कराओ, मुझे कुछ याद नहीं है, क्या फॉर्मूला था इसका? राइट, परसेंटेज चेंज इन EBIT, राइट। सो दिस इज वी हैव डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, दिस इज वी हैव, और ये हमें ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हम लोग। बच्चों याद करो, अभी थोड़ी देर पहले फाइंड किया था, इट वाज 1.25। तो 1.25 इज इक्वल टू परसेंट चेंज इन EBT, क्या मालूम है हमें? हमें EBIT मालूम है, इट इज 66.6667%।
and percentage change in EBT we have, and percentage change in EBT is equal to 1.25 into 66.6667%. 4 times 3 7.5. बस 4 times 3 बहुत है. This is percentage increase in EBT is this much. Is it clear? तो बच्चों ये हो गया. तो हमें न्यू EBT निकालना है. तो ये न्यू EBT ये कैसा आएगा? It will be old EBT plus this much percentage 3333 upon 100 into EBT. और बच्चों ये EBT पुराने वाला कितने रुपीस का है? पुराने वाला तो 48,000 ना. तो 48,000 का इतना परसेंटेज और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा बच्चों 48,000 प्लस समथिंग. यस प्लीज कितना? सर 39,000 30 9,999.8. अराउंड 40,000. 40,000. So बच्चों it becomes rupees now 98,000. Now it becomes 98,000. So ये 98,000 आ गया बच्चों. जैसे ये 98,000 रुपीज का आ गया तो दिस 98,000 विल बी कंसिडर्ड एज न्यू EBT. तो बच्चों कैन वी चेक इट आउट? राइट. तो इसको चेक कर लेते हैं. कैसे चेक करते हैं? क्या करो? बिल्कुल सही बात है. टू चेक. तो कैसे करें? हमने कहा हम EBIT से स्टार्ट करते हैं. मतलब जो हमारा गिवन EBIT है वहां से स्टार्ट करते हैं. गिवन EBIT कितने रुपीस का था? 1 लाख. राइट. 1 लाख. और इस 1 लाख में से हम लोग माइनस कर देंगे क्या बच्चों? इंटरेस्ट. और ये इंटरेस्ट कितने रुपीस का है बच्चों? इंटरेस्ट तो कांस्टेंट है यानी कि 12,000 12,000. सो ये तो 12,000 है एंड दिस बिकम्स रुपीज. यस प्लीज. 88,000. अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा गलत है. दिस इज 88,000. 40 प्लस 48 88 है ना. दिस इज न्यू EBT. Hence proved. Hence proved. तो बच्चों अभी तक हमने आपके सामने जो किया वो ये था. कैन वी रब दिस? देखो फिलहाल हमें EBIT गिवन था तो हमने क्या फाइंड कर लिया? EBT. और अगर EBT गिवन होगा तो क्या फाइंड कर लेंगे? EBIT फाइंड कर लेंगे. ठीक है. अब अभी तक हमने क्या किया? हमने अभी तक बेसिकली सेल्स एंड EBIT इनमें रिलेशनशिप फॉर्म किया और इस रिलेशनशिप को हमने क्या नाम दिया? राइट. डिग्री ऑफ अपॉर्चुनिटी. हमने अब अभी थोड़ी देर पहले EBIT एंड EBT में भी एक रिलेशनशिप फॉर्म कर लिया और इसको नाम दिया बच्चों दैट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. राइट. और बच्चों अब हम आपको एक और रिलेशनशिप फॉर्म करने जा रहे हैं जो कि इनका कंबाइंड इफेक्ट होगा. इनका कंबाइंड इफेक्ट होगा मतलब किसका? जो कि हमारी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और हमारी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट इन दोनों को कंबाइंडली कंसिडर करेगा. राइट. और इनको जो कंबाइंडली कंसिडर करेगा दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज. दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज. राइट सर. अब बच्चों ये डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? जैसे कि अभी तक आप करते आए हो. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप ऑफ EBT एंड सेल्स. क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व है वो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी है एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी है. राइट. और इनमें जो चेंजेस इफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें जो चेंजेस परसेंटेज की फॉर्मेट में हो रहे हैं, उनका इफेक्ट हमारे इन दोनों फिक्स कॉस्ट के कारण से डिफर कर रहा है. राइट. सो व्हाट आई मीन, सेल्स के अंदर 10% का चेंज और आप देख रहे हो EBT में 25% का चेंज. और ये जो चेंज देखो 10% सेल में चेंज रहा, वेरिएबल कॉस्ट में 10% रहा चेंज, तो कंट्रीब्यूशन में भी 10% का रहा. क्योंकि फिक्स कॉस्ट आई बीच में तो चेंज बदल गया, फिर फिक्स कॉस्ट बीच में आई तो चेंज बदल गया. सो दिस परसेंटेज चेंज चेंजेस
because of the involvement of operating leverage, because of the involvement of operating fixed cost, and because of the involvement of financial fixed cost. And the combined effect is called degree of combined leverage. Right. तो लिखेंगे combined leverage. लिखेंगे बच्चों that it arises because of involvement of operating and financial fixed cost. Right, sir? So, degree of combined leverage. तो बच्चों क्या कहते हो, ये कैसे फाइंड करेंगे, क्या कहते हो? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंट चेंज इन सेल्स. हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो ये कि ईबीटी में चेंज हो रहा है 25% का, और हमारे पास ईबीटी में चेंज हो रहा है कितना 10% का, और आपने इसको डिवाइड कर दिया, दैट इज 2.5/1. राइट. और ये 2.5/1 ये क्या कह रहा है, दैट इफ देयर इज राइट इंटरप्रिटेशन, निष्कर्ष, if there is 1% change in sales, then EBT will change by 2.5%, and vice versa. अगर सेल्स में 1% का चेंज आ जाए बच्चों, तो प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट जो है, टैक्सेबल प्रॉफिट हमारा 2.5% से चेंज हो जाएगा. राइट. तो सबसे ज्यादा हमारा कंबाइंड लीवरेज ही एस्टिमेशन के लिए यूज होता है. इज इट क्लियर? तो बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल के फॉर्मेट में इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं. अच्छा, कंक्लूजन भी लिखते हैं. नहीं, इंटरप्रिटेशन मतलब कि हम लोग एक चीज को व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या यू कैन से. राइट. ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है. सो अब कंक्लूड कर लेते हैं. कंक्लूड, और कंक्लूड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग, दैट यस प्लीज वी कैन आइडेंटिफाई यस प्लीज sales if taxable profit यानी कि EBT is given and vice versa. राइट. तो बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल फिर से आपके सामने, एग्जांपल नंबर 4. राइट. सपोज टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज. आपके पास पहले प्रॉफिट था 48,000. मैंने कहा सपोज करो टारगेट ईबीटी इज 1 लाख. फाइंड न्यू सेल्स यूजिंग डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज. डीसीएल लिख दिया बच्चों मैंने. तो बच्चों मैंने आपको कहा सबसे पहले क्या किया करो, जब भी जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन हो सबसे पहले उसको आप परसेंटेज की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो. राइट. तो परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. हमने कहा आपके पास ओल्ड ईबीटी मालूम है आपको, और ये ओल्ड ईबीटी कितने रुपीस का है, 48,000. राइट. एंड न्यू ईबीटी अब हमें मालूम चल गया, एंड दैट इज रुपीज कितने का, 1 लाख का. एंड चेंज इन ईबीटी
will be rupees how much? 52,000, 52,000. And percentage change in EBT, 52,000 divided by base into 100, right ना? तो बच्चों कंसिडर कीजिएगा, हाँ 100% से ज्यादा आ रहा है, विल नॉट मैटर। भाई हम लोग देखो ना, प्रॉफिट भी 48,000 से बढ़ाकर 1 लाख करना चाहते हैं, 100% से भी ज्यादा, तो ये भी ज्यादा ही आएगा। तो बच्चों हाउ मच? 4 times 3%. So this is VI. This is a percentage increase in EBT, right? अब जैसे ही बच्चों ये परसेंटेज इंक्रीज इन EBT आ गया, तो अब हम यूज कर सकते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। And this is equal to percentage change in EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्या बच्चों? एंड दिस इज इक्वल टू, हमने ऑलरेडी फाइंड किया था 2.5 अपॉन 1। तो हमें इन दोनों में से मालूम क्या है? EBT 108.33 परसेंटेज अपॉन परसेंट चेंज इन सेल, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स वी हैव टू आइडेंटिफाई, इट्स 2.5 अपॉन 1, राइट बच्चों? तो जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम यूज करते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इक्वल टू 108.33 परसेंटेज डिवाइडेड बाय 2.5, 3333, राइट? तो बच्चों कैन वी फाइंड आउट द न्यू सेल्स हेयर ऑल्सो? तो इट विल बी ओल्ड सेल प्लस 43.3333 परसेंटेज ऑफ ओल्ड सेल, यानी कि ऑफ 2 लाख, राइट? तो इट बिकम्स रुपीज 2 लाख प्लस 43.3333 परसेंटेज ऑफ 2 लाख। तो बच्चों प्लस कर दीजिए, बता दीजिए मुझे कितना आता है? 2,86,667, राइट? राइट। तो जो ये न्यू सेल्स आइडेंटिफाई कर लिया हमने। देखो हमें गिवन था टारगेट सेल, सॉरी टारगेट प्रॉफिट गिवन था, और हमने क्या फाइंड कर लिया कि इस टारगेट प्रॉफिट के लिए हमारी सेल्स का टारगेट कितना होना चाहिए, राइट? तो बच्चों जैसे आप ये सब कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? वेरीफाई, टू चेक, लेट अस वेरीफाई इट। टू वेरीफाई, चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे बच्चों? हमने कहा जो न्यू सेल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उस न्यू सेल्स को आप पहले लिखिए, एंड दिस इज बेसिकली 2,86,667, राइट? और इसमें से अब आप माइनस कर दीजिए, क्या माइनस कर दीजिए? वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 40%, और वेरिएबल कॉस्ट 40%, 10 नंबर का 40%। गेस प्लीज। राइट, और माइनस कर दिया आपने, तो डिफरेंस जो आपके पास बच गया, कंट्रीब्यूशन, यस प्लीज, 172, राइट, माइनस फिक्स कॉस्ट। और बच्चों सबसे पहले जो फिक्स कॉस्ट माइनस की जा रही है, ये कौन सी वाली है? ऑपरेटिंग वाली फिक्स कॉस्ट, और ये ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें मालूम है, दैट इज रुपीज 60,000। बिल्कुल सर, बिल्कुल, दोनों माइनस करें, क्योंकि हमें EBT पे पहुंचना है ना, हमें टारगेट EBT थी। माइनस कीजिएगा, हाउ मच वी हैव? इट्स 0 एंड इट्स 2 एंड दिस इज 1 एंड 1, इट्स 1,12,000। और माइनस हम बच्चों हमने और माइनस कर दिया इंटरेस्ट 12,000, और बच्चों डिफरेंस बच गया कितना? EBT, हाउ मच? हाँ जी, 1 लाख। और बच्चों ये 1 लाख रुपीज का अमाउंट याद है आपको क्या था? हाँ, दिस इज टारगेट का, टारगेट यही था।
हेंस प्रूव्ड, राइट। मतलब ये कि हमें अगर ईबीटी गिवन हो तो सेल्स निकल जाएगा, और अगर सेल्स गिवन होता तो ईबीटी फाइंड हो जाता, राइट। सो दिस इज वी डन। अच्छा बच्चों, एक डिफरेंट सी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर आपके सामने सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम इसको मैं यूज करूंगा। क्या मैंने कहा, टैक्स माइनस करते हैं, टैक्स 40%, तो 48,000 का 40% माइनस कीजिएगा। यस प्लीज डू दिस। भाई टैक्सेबल इनकम तो 48,000 है, तो जब भी टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा तो इस टैक्सेबल इनकम पर भी किया जाएगा 19200। ओके, तो बच्चों यहां पर और आगे चलते हैं। 60,000 का 40% कितना? 24,000। भाई पहले इतना बाद में इतना, क्योंकि टैक्स का अमाउंट सेम नहीं रहता। टैक्स का अमाउंट प्रॉफिट के इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है, तो हमने यहां पर इंक्रीज कर दिया, राइट। माइनस करते हैं। यस प्लीज। इट्स 28,800, और ये भी माइनस करते हैं। इट्स नाउ 36,000। प्लीज ऊपर ध्यान दीजिए, डिफरेंस बताइए कितना है? 4800। पक्का? ठीक है, करेक्ट 48,000। और बच्चों परसेंटेज इंक्रीज बताइए कितना? 4800 डिवाइड बाय 19,200 इंटू 100 कितना? 25%, राइट। तो बच्चों अब आप और डिफरेंस बताइएगा। हाउ मच वी हैव? 0 0 10 8 2, और दिस इज 7200। और बच्चों 7200 डिवाइड बेस इंटू 100, ये भी तो मतलब ये कि जितना हमारा ईबीटी में परसेंट चेंज है उतना ही हमारा ईएटी में भी परसेंटेज चेंज है। ऐसा क्यों है? दोनों में सेम चेंज क्यों है? क्या कहते हो? क्योंकि जो टैक्सेस है वो हमारे वेरिएबल कॉस्ट की तरह से यूज हो रहे हैं। भाई टैक्सेस का अमाउंट भी तो सेल की वेरिएबल कॉस्ट की तरह से, जैसे सेल्स बढ़ी वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़े, जैसे प्रॉफिट बढ़ा वैसे ही टैक्सेस भी बढ़ गए। तो टैक्सेस तो वेरिएबल कॉस्ट की तरह से हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में अगर इंक्रीज आया तो हमारे टैक्सेस में भी इंक्रीज आ गया। इस कारण से हमारी जो ईएटी है, अर्निंग आफ्टर टैक्स है, वो उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज हुआ जिस प्रोपोर्शन से हमारा ईबीटी था। सो परसेंटेज इंक्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज, याद रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज। परसेंटेज इंक्रीज जो हमारे ईबीटी में होता है, वही परसेंटेज इंक्रीज हमारे ईएटी में भी होता है। आई थिंक फाइन। और आगे चलते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करके आ गया 28,800, माइनस करके आ गया 36,000, माइनस करके आ गया बच्चों 7,200, और ये जो डिफरेंस है दैट इज अगेन 25%। सेम ही होगा। और आगे चलो बच्चों, इसको आप डिवाइड किससे कर लोगे? यहां पर नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स से। और बच्चों ये नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देखिए, नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स फिलहाल तो मुझे मालूम नहीं है, कुछ भी ले लो, वटएवर। मैंने यहां पर ले लिया 10,000, इजी रखने के लिए 10,000 ले लिया। बच्चों एक बार बताओ, जब यहां पर 10,000 तो वहां पर भी कितने होंगे? क्यों सेम क्यों होंगे? क्योंकि सेल्स के चेंज होने से हमारे नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप ईपीएस फाइंड कर दीजिए। तो अब आप ईपीएस जब फाइंड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो दिस डिवाइड बाय दिस इज नाउ 2.88, यहां पर हो जाएगा बच्चों इट इज 3.60, राइट। चेंज बताइए कितना? इट्स 0.72, राइट। और परसेंटेज चेंज बताइए कितना? हाँ जी, यहां की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहां की। तो यहां पर परसेंटेज चेंज कितना? ईपीएस में परसेंटेज चेंज कितना? 25%। मतलब ये बच्चों कि ईबीटी में जो परसेंटेज चेंज होता है, ईएटी में जो परसेंटेज चेंज होता है, ईपीएस में जो परसेंटेज चेंज होता है, वो परसेंटेज चेंज हमेशा इक्वल रहता है, सेम रहता है। और अगर ये परसेंटेज चेंज सेम रहता है तो हमारे डिफरेंट लीवरेजेस में जब हम आपसे बात करते थे, लाइक मैंने कहा मैं आपसे यहां पर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की बात कर रहा हूं, आपने क्या लिखा था? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन, क्या लिखा था आपने? राइट, ईबीआईटी लिखा था, राइट। तो ईबीटी के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? ईएटी।
और ईएटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ईपीएस. व्हाट आई मीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ईबीटी और ईएटी सेम है. नो, मैंने कहा कि परसेंटेज चेंज ईबीटी में और ईएटी में एंड ईपीएस में तीनों जगह पर सेम है. राइट. और बच्चों ऐसा ही यहां पर भी मैंने कहा बच्चों दैट डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज. डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज के लिए हमने क्या लिखा था? परसेंटेज चेंज इन, यस प्लीज, ईबीटी. परसेंट चेंज इन क्या लिखा था हमने? सेल्स, ये लिखा था. फिर से ईबीटी की जगह परसेंटेज चेंज ईएटी भी लिख सकते हैं और परसेंटेज चेंज ईपीएस भी लिख सकते हैं. जो आपने पहले कंक्लूजन निकाला था कि अगर हमें कंबाइंड लिवरेज में, प्लीज एक बार बच्चों, कंबाइंड लिवरेज में अगर हमें सेल्स गिवन हो तो ईबीटी निकाल सकते हैं हम. अगर सेल्स गिवन हो तो हम ईएटी भी फाइंड कर सकते हैं. सेल्स गिवन हो तो ईपीएस भी फाइंड कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा. अगर ये गिवन हो तो हम. So this is about basically our today's class about the today's topic. Right sir? तो बच्चों आज की क्लास यहां तक करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. प्लीज एंड प्लीज बस जितना भी आपको मैंने आज करवाया है उसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करके आ जाना. राइट. थैंक यू वेरी मच. बाय.